सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो ये वीडियो होने वाला है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और मेनली ये दो लोग इसको देख सकते हैं। पहला वो जो इस बार 2024 में मई में पीटी देने वाले हैं। दूसरे लोग वो जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू करी है या कहीं ना कहीं वो 4-5 महीना 6 महीना पढ़ चुके हैं। देखो, मैं दोनों के लिए बताता हूँ कि इनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे तो ये लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। एक रैपिड रिवीजन में करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट के पर्सपेक्टिव से जो भी अप्रोच होती है ना, वो ये वाले लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, बस उनको रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन मेरे साथ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे लोग वो देखो, आप कितना भी कुछ गाइडेंस ले लो, कितना भी कोचिंग कर लो ना, जब तक एक बार खुद से नहीं कर लेते ना, और कुछ ऐसी बारीक बारीक चीज़ें होती है जो आपको पर्सनली कोई नहीं बताता है ना। अगर कोई आपका बहुत ही खास है, आप उसके रेगुलर टच में रहते हो, तो तभी आप उन चीज़ों को जान सकते हो। लेकिन ऐसा 99% एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके खास पर्सनल कोई जानकार नहीं होते। ठीक है, तो मैंने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि यदि आप अपनी तैयारी जस्ट शुरू किए हो, आप अपने जहाँ भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ने के बाद आपको पता लगती है। ठीक है, वो चीज़ें क्या है कि हमारा शॉर्ट नोट्स, ठीक है, हमारा जो शॉर्ट नोट्स है वो कैसे बनना चाहिए। आपको टीचर क्लास में बोलेगा शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन आप नहीं जानते कैसे बनाना है, तो इस वीडियो को देख करके आपको वो भी समझ में आएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, उनको कैसे एनालिसिस करना है, इस वीडियो को देख के आपको वो भी समझ में आएगा। ठीक है, और रेगुलर आप कैसे टच में बने रहेंगे, है ना। आपके पीटी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ मेन होती है ना। देखो, हम बोलते हैं ना, जो क्लास नोट्स होते हैं ना, आप उसमें पीटी मेंस दोनों मिला करके चलते हो। ठीक है, लेकिन एट द एंड आपको ना एक दिन ये काम करना ही पड़ेगा कि पीटी का और मेंस का नोट्स थोड़ा अलग अलग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास 4-5 महीने हैं। ठीक है, मेरे पास क्या, जो भी लोग यूपीएससी इस बार दे रहे हैं अटैम्प्ट, तो उनको पीटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कि उनके पास यदि पीटी का अलग से नोट्स नहीं होगा, कोई टेस्ट सीरीज़ देगा लास्ट में। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ देते वक्त आपको ये पीटी का जो शॉर्ट नोट्स होगा, कुछ इसमें आपको पता है कि यूपीएससी कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आपको, यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है पीटी के, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आप उतना सिलेबस 1-2 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात ये रही कि मान लीजिए आपका टेस्ट सीरीज चलता है, मान लीजिए जैसे 26 मई को एग्ज़ाम है ना, तो मान लीजिए कि आपका 1 या 2 तारीख तक आपका टेस्ट सीरीज ख़त्म हो गया, तो आपके पास बचे 24 दिन के आसपास। ठीक है, अब उस 24 दिन में आप क्या करेंगे, आप इसी पीटी के नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, तो इस वजह से आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हुए कि हम लेक्चर को किस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, ताकि हमारे माइंड में क्लियर रहे कि हमको क्या चीज़ याद करनी है और क्या चीज़ समझनी है ना। तो ठीक है, तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। देखो, 1-2 क्वेश्चन है, पहले उनको देख लेते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में दिया गया कि स्टोन एज के संदर्भ में रिगार्डिंग द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू स्टोन एज इन इंडिया। ठीक है, मेनली ये इंडिया की बात कर रहा है। अब इसने क्या दिया कि राइस जो कल्टीवेट किए जाते थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किए जाते थे, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, आप लोकेशन पढ़ेंगे कि यार कोल्डी हवा में राइस मिले हैं। अब कोल्डी हवा तो यूपी में है। ठीक है, आप ऐसे कहीं नहीं पढ़ेंगे डायरेक्टली ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई, है ना। आप पढ़ेंगे कि यार कोल्डी हवा में था, और ये क्या पूछ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। अब देखो, जैसे अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट, और कोल्ड हवा कहीं इधर है यूपी में। ठीक है, तो आप इस बात को सोचो कि यार ये नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, तो अब ये स्टेटमेंट गलत होगा कि नहीं। तो इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे मैप में पढ़ा था कहीं पे कोल्डी हवा यूपी में, और वहाँ से राइस के हिसाब से मिले। अब ये क्या बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट से मिले हैं, भाई नॉर्थ वेस्ट से कैसे मिले हैं, गलत है। अब यहाँ पे देखो, ये फिर अगली स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग है। व्हीट एंड राइस वर रेज्ड इन मेहरगढ़।
भाई मेहरगढ़ से जो है ना, मेहरगढ़ से हमें ओनली वीट के एविडेंस मिले हैं, ठीक है, वीट के एविडेंस मिले हैं, तो राइस इसने यहाँ पे दे दिया। अब आप इस तरीके से देखो, आपको ये स्टेटमेंट पता भी होगी, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगली बात हो सकता है कि ये राइस की जगह बार्ली दे दे, ठीक है, राइस की जगह बार्ली दे दे, कुछ और दे दे, लेकिन हमें साक्ष्य जो मिले हैं वो वीट के मिले हैं, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आप अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहे होंगे यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है और हमको किस तरीके से हर चीज़ पे ध्यान करके या फोकस देके चलना है। तो इस वजह से जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, नीदर वन नॉर टू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, आप एक और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है फिर, ये भी आईबीसी से संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो राइस है ना, वो वाइड स्केल पे उगाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और दूसरा बोल रहा है कि राइस वाज रेड इन गुजरात। देखो, पहला स्टेटमेंट तो गलत है भाई, वाइड स्केल पे नहीं उगाया जाता था, है ना, इट वॉज ग्रोन ऑन लिटिल स्केल, ठीक है, लिमिटेड स्केल। तो ये लिमिटेड स्केल पे उगाया जाता था, ना कि वाइड स्केल पे, तो पहले स्टेटमेंट गए। हाँ, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है, राइस वाज रेड इन गुजरात, ठीक है। आई थिंक लोथल से भी इसके एक साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे राइस उगाया जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा समुद्र के पास वाला एरिया है, तो पानी की तो ऐसी कोई कमी होगी नहीं, बट फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आगे देख लेंगे, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। अब देखो, ये वैसे मैंने लेक्चर पहले भी लिया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो सेम पीपीटी है ना। अब इसको हम जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की, ठीक है। तो स्टोन एज जो है वो अर्लीस्ट फेज़ है ह्यूमन हिस्ट्री का। ह्यूमन हिस्ट्री की यदि हम ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाए कि ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम माइंड में क्या रखेंगे, स्टोन एज से हम इसकी शुरुआत मानते हैं, है ना। और इसको कल्चरल रिवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस भी बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन के इवोल्यूशन का जो कल्चर है या जो टाइम था, है ना, वो उसका अर्लीस्ट फेज है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है 2 मिलियन ईयर एगो से, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। फिर इसकी खोज किसने की, जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले पैलियोलिथिक कल्चर के, है ना, वो किसके द्वारा खोजे गए, तो खोजे गए रॉबर्ट ब्रूस फुट इन 1863, ठीक है। फिर जो पैलियोलिथिक टूल है, पैलियोलिथिक टूल में हमको सबसे पहले क्या मिला, हमको मिला हैंड एक्स, और वो कहाँ से मिला, पल्लवरम से, और ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। फिर क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ इंडियन लिथिक एजेस, ये किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया। हम ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि भाई ये किसके द्वारा, क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ इंडियन लिथिक एज में किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया था, तो डे, टेरा और पैटरसन, कब किया गया था, 1885। चलो ये तो फिर भी इतना इम्पोर्टेंट, चाहे आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो नाम है, जैसे आपने 2023 की उसमें देखा होगा कि कुछ नाम दे दिए और पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है ना। तो आपको अगर नाम भी याद रहेगा तो कम से कम ये पता रहेगा कि ये स्टोन एज के जो इंडियन लिथिक एज से संबंधित है, ठीक है। अब फिर तीसरी बात ये आएगी, जैसे पैलियोलिथिक एज होती है ना, तो पैलियोलिथिक एज को हम लोअर पैलियोलिथिक एज में डिवाइड करते हैं, है ना, मिडिल पैलियोलिथिक एज में डिवाइड करते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज में डिवाइड करते हैं, और फिर हमारा आता है मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री को जैसे हम ऐसे डिवाइड करेंगे, पैलियोलिथिक एज, फिर मेसोलिथिक एज, और फिर करेंगे तुम्हारा न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो जो पैलियोलिथिक एज है वो फर्दर डिवाइड की जाती है 3 इसमें, लोअर पैथिक एज, मिडिल पैथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। अब ये डिमार्केशन किसने किया, है ना, ऐसा कंफर्मेशन किसने दिया, ये दिया HD संकालिया, ठीक है। देखो आप इसको यहाँ पे एक बार देख भी लीजिए, HD संकालिया, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पे याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो हम एक एक करके देखेंगे कि भाई पैलियोलिथिक एज में क्या था। देखो सबसे पहले तो ये कि कब से शुरू हुई, तो 2 लाख साल पहले से 50,000 साल पहले तक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि BC तक की, है ना। अब फिर आता है कि इसके अंदर जो टूल थे उनके कैसे मटेरियल थे, है ना।
तो ये थे नेचुरलिस्टिक, थे एकदम, जो हमें नेचुरली मिल गए। मान लीजिए कोई लकड़ी इस तरीके की मिल गई जो थोड़ी चोंचदार हो और उससे किसी का शिकार, किसी जानवर को मारा जा सकता हो, तो बस उसी को उठा के जो का तो यूज़ कर लिया। उसमें कोई इंसान ने अपनी तरफ से मतलब उसको पॉलिश कुछ नहीं किया, ना उसको पहना किया, कुछ नहीं, जैसा मिला वैसा ही। जैसे हम मान लीजिए कहीं जंगल में हो और हमें कोई जानवर का शिकार करना हो, तो जैसे पत्थर मिला वैसा ही उठा के मार दिया और उससे जानवर मर गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अनपोलिश था। ठीक है, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे बना देगा, देखो ऐसे दे देगा कि मेसोलिथिक एज में अनपोलिश टूल मिले, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रख के चलेंगे कि भाई पैलियोलिथिक एज में अनपोलिश्ड और नेचुरलिस्टिक टूल्स मिले, है ना। फिर एक जो ये टूल्स थे, नेचुरलिस्टिक टूल्स थे, जो इनमें जो एक पत्थर का टाइप है, एक्चुअली जो ये लिखा हुआ है ना क्वार्टजाइट, ठीक है, तो ये एक पत्थर का टाइप है ना, स्टोन का टाइप है ये। तो इस पत्थर के वहाँ पे जो है स्टोन ज़्यादा मिले, टूल्स ज़्यादा मिले। ठीक है, जो पैलियोलिथिक मैन था उसको एज एक तरीके से क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया भारत में। तो और जो इसके एविडेंस है पैलियोलिथिक कल्चर के, वो कहाँ पे, वैसे तो पूरी इंडिया में मिलते हैं, ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया, लेकिन कहाँ कहाँ पे नहीं मिलते, दो जगह नहीं मिलते। एक तो नॉर्दर्न एलुवियल प्लेन है जो तुम्हारा, और दूसरा केरला। तो जैसे ही इंडिया है ना, ठीक है, तो एक तो ये जो हमारा एलुवियल प्लेन है नॉर्दर्न, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलते, और दूसरा यहाँ पे नहीं मिलते, बाकी इधर 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 सारे में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दार्जिलिंग हेडिंग है ना। यहाँ पे तो आपको हड़प्पा के पूरे सब पता ही है कि उससे पहले भी मिले हैं, मोहनजोदारो और ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं आगे। अब देखो, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, सीधा क्वेश्चन बनाएगा, और जबकि आपके नोट्स में इस तरह की चीज़ें मिलेंगी लेकिन वो थोड़ी स्कैटर्ड होगी, तो वो सारी एक जगह यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी गई है। तो आपको याद रखना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैलियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, पैलियोलिथिक एज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, उसमें भी लोअर पैलियोलिथिक एज की। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक एज की कुछ साइट्स हैं, जैसे सोहन वैली है, ये कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान में है। किस लिए जान कहाँ पे अभी लोकेटेड है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ पे, कि भाई इंडस और झेलम रिवर के बीच में है। ठीक है, इसका एक्सकवेशन किसने किया, हम पहले भी पढ़ चुके, डी टेरा और पैटरसन ने किया। ठीक है, अब वेस्टर्न इंडिया में इसका कहाँ मिलता है, वेस्टर्न इंडिया में मिलता है डिडवाना में। देखो जैसे ये इंडिया है ना, ठीक है, तो ये राजस्थान में डिडवाना यहाँ पे है। ठीक है, और इसका एक्सकवेटेड किसने किया, एच डी संकालिया ने। और इम्पोर्टेंट साइट्स क्या है जो ईस्ट इंडिया में मिलती हो, अभी ईस्ट इंडिया इधर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया में एक तो ये पुरुलिया है और बैंकुरा है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में कहाँ मिलता है, भीमबेटका में, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहीं इधर आपको मिलेगा, यहाँ पे भीमबेटका। और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, WS वंकर वाका नाकर। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को हमने क्या भी बोला है, ट्रेजर हाउस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। तो ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि ट्रेजर हाउस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज इन इंडिया किसको कहा गया, आंध्र प्रदेश को कहा गया, है ना। हो सकता है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इसको याद रखना है। फिर और कुछ अदर इम्पोर्टेंट साइट्स है इसकी। ठीक है, पैलियोलिथिक एज में, लोअर पैलियोलिथिक एज की, जैसे बोरी है, ओसंगी, जैसे कर्नाटक में मिल जाएगा आपको, है ना। बोरी कहाँ पे, महाराष्ट्र में, कई बार मैप भी दे सकता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई बोरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, बोरी कहीं इधर को मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर होसंगी कहीं यहाँ पे मिलेगा, कर्नाटक में, है ना। अतिरम्पक्कम यहाँ पे मिलेगा, तमिलनाडु में। नागार्जुन कोंडा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, फिर इसके क्या फीचर थे, फीचर ये थे कि अटेन द नॉलेज ऑफ फायर, है ना, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज में उसने आग जलाना सीख लिया था, ग्रुप में रहना भी सीख लिया था। क्यों, क्योंकि जो वो हंटिंग के लिए जाते थे तो ग्रुप में ही जाते थे, जैसे किसी बड़े जानवर को यदि मारना हो, ठीक है, किसी बड़े जानवर को मारना हो, तो उसको मारने के लिए एक ग्रुप बनाने की आवश्यकता थी। आवश्यकता इसलिए पड़ी, भाई छोटे जानवर को तो एक बंदा भी डील कर सकता है, जैसे खरगोश है ना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी हिरन को मारना है, तो फिर
उसके लिए कई सारे लोग चाहिए होते थे। इसलिए यहाँ से देखो, हमें मेनली फोकस इस चीज़ पे नहीं करना कि हिरन को मारा था किसको। हम यहाँ से ये सीख पाते हैं कि यार हम ग्रुप में रहना कैसे स्टार्ट किए, यानी कि हमें कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई तो हमने ग्रुप में रहना शुरू किया। यहाँ से फिर सोसाइटी कैसे बनेगी, बाकी वो इंडियन सोसाइटी वगैरह में भी आप पढ़ेंगे। तो आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि आखिर समाज का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रुप में रहने सबसे पहले इंसान ने कब सीखा था, तो कब सीखा था, लोअर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, यानी कि 2 लाख साल पहले से 50,000 साल के बीच में सीखा रहना। अब देखो मिडल पैलियोलिथिक एज की हम बात करते हैं। तो मिडल पैलियोलिथिक एज में क्या है भाई, ये सबसे पहले ये समझना कि ये कितने से शुरू हो रहा है, 50,000 से 40,000 BC तक ये शुरू हो रहा है। फिर इसमें कैसे टूल्स होते थे, फ्लक्स होती थी। ये फ्लक्स कैसे टूल होते थे, थोड़े टूल टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए। जैसे मान लीजिए पहले ऐसा ऐसा कुछ पत्थर मिला तो इसी से उठा के मार दिया। अब उन्होंने क्या किया कि यार जैसे ये पत्थर है, चलो इसको आगे से थोड़ा पैना कर देते हैं, है ना। तो कुछ ब्लेड्स बनाने लगे, पॉइंटर्स, यानी कि इस तरीके से तीर टाइप के बनाने लगे जो जानवर को मारने में आसानी रहे। ठीक है, और बोरर CTC इस तरह के टूल मिले। ठीक है, अब ये टूल का जो मटेरियल होता था फ्लिंट, जस्पर, है ना, कैलिडोनी, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन आप और कुछ भी कर सकते हैं बट इसको याद रख लेंगे, कैलकीडोनी, इस तरीके से कुछ भी ये मिले हैं। एटलीस्ट एक दो तुम्हें याद रहेगा फ्लिंट, जस्पर, तो आप कहीं ना कहीं अनुमान लगा पाएंगे यदि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है तो। ठीक है, फिर मिडल जो पैलियोलिथिक साइट्स थी वो कौन सी थी। देखो सबसे पहले इसमें भी HD संकालिया ने कंफर्म किया, कौन सी, नवेशा। ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये भी महाराष्ट्र में ही है, यहाँ पे कहीं है। ठीक है, फिर बेमबेट मैंने पहले ही बता दिया, ये MP में है। तो ये याद रखनी है आपको। यहाँ से क्या मिला है, डबल बुरियल्स, यानी कि जो लोग दफनाए गए यहाँ पे वो एक ही गुफा में दो दो लोग दफनाए हुए मिले हैं यहाँ पे। फिर लूनी तो राजस्थान में है, लूनी नदी भी आपको पता ही होगा, है ना। फिर कर्नूल जो है ये आंध्रा में है एक। फिर आगे अपर पैलियोलिथिक एज की यदि हम बात करें तो ये 40,000 से लेके 10,000 BC तक है। ठीक है, 40,000 से 10,000 BC अपर पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ पे कैसे टूल मिले हैं, अब यहाँ पे नॉन लिथिक मटेरियल भी मिलने शुरू हो गए, यानी कि जो पत्थर से ना बने हों वो क्या थे, जैसे बोन्स होगी, ओवेरी होगी, है ना, ओन हो गया। फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है ना अपर पैलियोलिथिक एज की। अब देखो अपर पैलियोलिथिक एज की साइट्स कौन कौन सी है, रानीगुंटा, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे है रानीगुंटा, ओ सॉरी, थोड़ा सा उड़ीसा से एकदम नीचे ही है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे अभी आजकल आप चेन्नई के आसपास की जो जगह मान सकते हैं, सॉरी, है ना, वो वहाँ पे है। फिर दूसरी जो ये है मुच्चुर मुच्चुर, हाँ सॉरी, इसको देख लीजिएगा एक बार, मुचुचातला चिंतामणि गावी। ठीक है, इतना आप एक बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम में ऑप्शन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, मेरे को भी सही से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, सो आई एम सो सॉरी। फिर बेलन वैली है। ठीक है, भीमबेटका है ना, भीमबेटका भी एक तरीके से अपर पैलियोलिथिक एज की साइट है। फिर इसके जो फीचर है, देखो फीचर आपको एक दो याद रखने ही पड़ेंगे कि यहाँ से क्यू पेंटिंग की शुरुआत मानी गई। देखो क्यू पेंटिंग की शुरुआत अपर पैलियोलिथिक एज में है, ना कि लोअर पैलियोलिथिक एज में और ना ही मिडल पैलियोलिथिक एज में है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है तो क्यू पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से मानी जा रही है, अपर पैलियोलिथिक एज से मानी जा रही है। फिर आते हैं हम, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पैलियोलिथिक एज में हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज, ठीक है, और फिर इससे आगे आपका अपर, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरे भी दिमाग से निकला, अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है,
अब आते हैं हम मेसोलिथिक एज में। आई थिंक आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, मेरा भी एक अगला क्लास है और अगले के लेक्चर में हम यहाँ से शुरू करेंगे मेसोलिथिक एज से। ठीक है, तब तक आज के इसको एंजॉय करिए और आपको यदि अच्छा लगे तो यू कैन शेयर इट ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।